आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक अध्याय में पढ़ने जा रहे थे। उनकी कटाई छटाई और रंगाई, उसके बाद में रेलिंग पर चर्चा कर रहे थे, जिसका दूसरा चरण हम आज शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा चरण है त्वचा सहित उतारे गए जो हमारे पहले चरण में हमने भेड़ के बालों को काट लिया गया था, उन्हें हम टंकी में डालेंगे। उन बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी जो बालों के ऊपर चिकनाई, धूल और गर्त रहता है उसे निकल जाए। यह प्रक्रम मार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है। व्यवसायिक संगठन की अगर बात करें, हम संकट की बात करें, तो उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन का साधन है, लेकिन छटाई करने वाले का जो कार्य है वह बड़ा जोखिम भरा हुआ है, क्योंकि कभी कभी वे लोग जो छटाई का कार्य करते हैं वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, और जो एक घातक रोग रक्त रोग है, जिससे सोरटर्स रोग कहते हैं। सोरटर्स रोग कहलाता है। ये किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संगठन कहलाता व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब तीसरे चरण की बात करें हम, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। जो हमने धुल लिया है उनको उसके बाद में उसकी छटाई की जाती है। रोमेल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें विभिन्न छोटे छोटे मतलब बंडल बनाए जाते हैं। गठन वाले बालों को और छांटकर पृथक किया जाता है, मतलब उनको अलग अलग किया जाता है। चौथा चरण है हमारा। इस चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे और कोमल जो फूले हुए रोए होते हैं, उन रोए को छांट करके अलग कर लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। इन्हें बर को अलग कर लेती है। ये वही बर होती है जो आपने देखा होगा कि अपनी स्वेटर में एकत्रित हो जाती है। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें फिर सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त इस प्रकार जो प्राप्त होता है, यह उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होता है। इसके बाद में हम चरण 5 पर चर्चा करेंगे। रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ के जो बाल होते हैं, भेड़ बकरियों के जो बाल होते हैं, वो सामान्यतः काली, भूरी या सफ़ेद रंग की होती है, तो इनको रंगाई की जाती है। छठवां चरण और अंतिम चरण है हमारा, जो कि रीलिंग कहलाता है। यह अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, और सुलझाने के बाद इन्हें लपेट करके धागे जैसी संरचना, मतलब धागे जैसा बनाया जाता है, और लंबे रेशों को काट काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और
अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अलग-अलग इस तरह से भेज देते हैं। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि सर्दियों में जो सूती कपड़े हैं, हमें उतना गर्म क्यों नहीं लगता है जितना हमें उनकी स्वेटर लगती है। तो इस प्रश्न को अपन क्रियाकलाप 4 में देखेंगे और इसमें एक चीज़ और बताई गई है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम के वस्त्र निर्माण करने आदि कार्य अधिकतया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को योगदान देती हैं और रेशम उत्पादन में चीन विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादन में मतलब देशों में गिना जाता है। इस तरह से ये हमारे इसकी बात थी। अब हम आते हैं क्रियाकलाप 4 पर। अपने सहपाठी के साथ आप इस विषय पर चर्चा करें कि मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है या नहीं, इस पर आपको चर्चा करना है। नंबर 3 पर नंबर 2 पर आते हैं, रेशम की बात करते हैं हम। रेशम सिल्क के रेशे भी जानतर रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। आप अपने माता-पिता या दादी या चाची माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सूची बना सकते हैं। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में हमें जानना है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट कहलाती है। कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाती है। जो मादा रेशम कीट अंडे देती है उससे जो लावा निकलता है उसको हम कैटरपिलर इल्ली या फिर रेशम की कीट कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करती है और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा यानी कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता प्रदान करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर यानी सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। जो इस तरह से रेशम का कीट अपने चारों ओर जो आवरण बना लेता है यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी कल्पना करी है कि रेशम का
जो मृदु रेशा है, सूत्र है, स्टील के तार जितना मजबूत होता है। इस पर कभी आपने क्या चर्चा करके देखी है क्या? ऐसी बात हो सकती है क्या? इस चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशा कीट जो रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का जो धागा है वह गठन अर्थात रुक्षता या चिकनाहट या चमक आदि से भिन्न होता है। अतः टर्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों के द्वारा ही काते हुए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये रेशम के जो हमने प्रकार बताए कौन कौन से, जैसे रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न वाला जो रेशा है, टरस रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये क्या है, ये रेशम के कीटों से ही प्राप्त होता है। सबसे सामान्य रेशम कीट जो है वो शहतूत रेशम कीट है। ये सबसे सामान्य रेशम का कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशम फाइबर है वो मृदुल और चमकदार और लचीला भी होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशमों का उत्पादन करता है। आइए क्रियाकलाप 5 की बात करें हम। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्केप पुस्तिका में आपको चिपकाना है, और आपको दर्जी की दुकानों से जो व्यर्थ कतरने है, कपड़े की ढेर है, अगर वो मिल जाती है तो उसको लेकर के आना है और अपनी माताजी, चाची अथवा शिक्षिका की सहायता से आप विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान करके उनके नीचे उनके नाम लिख सकते हैं और उसको चिपका सकते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़े से आपको करनी है। जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होती है, उन रेशों के कीटों का चित्र आपको एकत्रित करना है, प्रयास करना है और उसको भी अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाना है। जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान जो करते हैं उस वो भी आपको लिखना है। क्रियाकलाप नंबर 6, किसी कृत्रिम या संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा अगर हम लेंगे, इन धागों को अगर हम सावधानी से जलाएंगे तो उनके जलते समय उत्पन्न गंध को में अगर कोई अंतर महसूस हुआ होता है या अंतर आता है, उसे हमें सावधानी पूर्वक उनके एक धागे को जला करके उसकी गंध को भी हमें कृत्रिम रेशे की गंध जैसे अथवा शुद्ध रेशम जैसी आती है, कैसी आती है, इस पर हमें ध्यान देना है। यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, इसको क्रियाकलाप नंबर 7 में हम अगले पीरियड में देखेंगे।